हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए लेबर लॉज के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने। मैं इस चैनल पे सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2015 में हुए एग्ज़ाम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का और 2018 में हुए एग्ज़ाम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 से, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देख के आइडिया लगा सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ में आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर and Regulation and Abolition Act 1970, the total number of members of the Central Advisory Board other than the chairman and chief labor commissioner shall not exceed, कह रहा है चेयरमैन और चीफ लेबर कमिश्नर को छोड़ के और कितने मेंबर हो सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं ये आपको बताना है। 11, 13, 19 या 17। देखिए, जिस तरह से मैंने एनालाइज़ किया सारे क्वेश्चंस को, तो मेरे हिसाब से सारे ही क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट लेवल के हैं। आप एक दो बार एक्ट को पढ़ोगे, आप एग्ज़ाम में सही ऑप्शन टिक करके आ सकते हो। इस लेवल के क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। 2018 के एग्ज़ाम में और 2015 के एग्ज़ाम में दोनों में ही रिपीट किया है क्वेश्चन, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर है 17। 17 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं लेबर बोर्ड में, इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, अदर देन चेयरमैन और चीफ लेबर कमिश्नर। और 11 से कम भी नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 11 से कम भी नहीं हो सकते और 17 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 इज एप्लीकेबल टू इस्टेब्लिशमेंट इन विच, कह रहा है ये जो एक्ट है ये किस तरह के इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है। 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से आपको राइट चेक करना है और ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन है, अ मिनिमम ऑफ 50 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट में इस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन में दिया हुआ है कि 20 मेंबर होने चाहिए। 20 या 20 से ज़्यादा मेंबर है तो वो इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के प्रीव्यू में आ जाता है। तो ये 50 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 20 होगा। तो इस तरीके से अगर हम एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो ऑप्शन ए ख़त्म, सी और डी ये सारे एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर हमारा बच गया ऑप्शन 2 और 3। तो इस मेथड से भी हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2 और 3 में है क्या। सेकंड जो पॉइंट है उसमें लिखा है, वर्क ऑफ एन intermittent nature is performed for more than 120 day in preceding 12 months। कह रहा है इस तरीके का काम जो कि कंटिन्यूस नहीं होता है, जो रुक रुक के होता है, ऐसा काम जो रुक रुक के होता है, अगर ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट है जो कंटिन्यू नहीं चलती है और अगर उस इस्टेब्लिशमेंट में 120 दिन का काम हो जाता है पिछले 12 महीनों में, तो वो इस्टेब्लिशमेंट भी इस एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है, वर्क ऑफ सीजनल करेक्टर, अगर कोई सीजनल करेक्टर का बिजनेस है ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह के होते हैं, तो इस तरीके के बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट में अगर 60 डे का काम हो गया है ना एक साल में, फिर भी वो इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के प्रीव्यू में आ जाएगा। तो ये दोनों ही आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड होगा उसका चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी
और जो स्टेट एडवाइजरी लेबर बोर्ड होगा उसका जो चेयरमैन है उसे अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ordinarily to employed by a contractor so that employer must provide a canteen? कैंटीन, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में कैंटीन होने के लिए कितने एम्प्लॉय या कितने लेबर होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 100, बी 150, 250 या डी 500। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 100 हो गए हैं वर्कर्स या लेबर तो एम्प्लॉयर को कैंटीन प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 एक्सक्लूड्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वन हु। कह रहा है इसके कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में किस स्टेटमेंट को, इनमें से गिवन किस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में नहीं रखा गया है ना? जैसे कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? वो पर्सन जिसने साल के किसी या जिसने 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स को काम दिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। लेकिन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में नहीं आती? ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ से पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जनरली डेफिनेशन से ही आए। ये भी डेफिनेशन का ही क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सप्लाइज गुड एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू एन एस्टेब्लिशमेंट। जो गुड और आर्टिकल सप्लाई करते हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को, वो काम और उस काम में लगे एम्प्लॉयर्स या जो वर्कर जो पर्सनल एम्प्लॉय इसको लगाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में नहीं है। बाकी के सारे है। अंडर द प्रोसीजर अ गिवन रिजल्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये भी है। सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, हर काम में अगर कोई वर्कर कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर है। और इज अ सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर वो सब कॉन्ट्रैक्टर भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970 एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट बाय और विथ द प्रीवियस सेक्शन इन राइटिंग ऑफ। कह रहा है कोई भी कोर्ट, ठीक है, किसी भी ऑफेंस का क्या बोलते संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि संज्ञान नहीं लेगा, और लेगा भी तो कब लेगा? एक्सेप्ट कंप्लेंट, जब क्या होगा, अगर कुछ सेक्शन कर रहा है या कोई कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है या कोई पहले के कंप्लेंट को सैंक्शन कर रहा है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, इसका केस जाना चाहिए, तो इसमें से वो कौन सी अथॉरिटी है जो जिसके पास ये पावर है? ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बी लेबर कमिश्नर, सी इंस्पेक्टर, या ऐसा कोई ऑफिसर जो कि रैंक 1 क्लास पे गेस्टेड ऑफिसर है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी इंस्पेक्टर। अगर इंस्पेक्टर ने क्या कहा, अगर इंस्पेक्टर ने कंप्लेन की या उसने लिख के दे दिया कि पिछले किसी ऑफेंस को उसने रिटर्न में अप्रूव कर दिया कि हाँ इसने ऑफेंस किया था, इसका केस कोर्ट को लेना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगा, उस केस को कॉग्निजेंस मिलेगा या संज्ञान मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट हाउ मैनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल कंस्टिट्यूटिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2015 में ये क्वेश्चन आया था और 2018 में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था जो हमारा पहला क्वेश्चन था यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ देखने से पता लग रहा है, मैंने बताया भी था कि 17 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 11 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, अदर देन चेयरमैन और एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो है हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड मेंटेन अ कैंटीन वेयर इन ऑर्डिनरली अ मिनिमम नंबर ऑफ, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है,
इसका आंसर क्या होगा? जहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गए हैं, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उस इस्टेब्लिशमेंट में एक कैंटीन बनवा के दे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। इनमें से कौन सा जो फीचर है, ठीक है, प्रोविज़न है, वो इस एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये आपको बताना। ये भी बहुत इजी है, अगर आप सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का कंटेंट पेज ही पढ़ लें, कंटेंट पेज, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट पेज ही पढ़ लें तो इसका आंसर आप यहीं से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटी या क्रीचे। तो सारे ही आंसर ठीक है एक्सेप्ट क्रीचे। क्रीचे फैसिलिटी मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट रिलीफ में दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट में इसके बारे में नहीं बताया हुआ कुछ। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस है ना, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है। और बाकी ये ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटी ये तो है ही, और कैंटीन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बॉडी। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, जबकि इसमें से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ट्रू ही है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, चेयरमैन के बारे में पूछ रहा है। अगर आप चेयरमैन वर्ड को याद रखें तो आप इसका राइट आंसर कर पाओगे। फर्स्ट ऑप्शन है द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है द लेबर कमिश्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो जो लेबर कमिश्नर होता है सेंट्रल बोर्ड में भी और स्टेट बोर्ड में भी, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन डी है लेबर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल बी एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, लेबर मिनिस्टर का चेयरमैन बनता है, तो ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन आपको फिर यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेयरमैन की बात हुई है, ना कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या लेबर कमिश्नर की। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, कंटेंट जो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आगे की वीडियोस बना सकूं जल्दी से जल्दी। एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपको एक अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल करवाऊं ताकि आपके रिज़ल्ट में री एकेडमी का भी कुछ योगदान हो। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। थैंक यू।